नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ब्लड। तो मैंने आपको बताया ही था, जो ब्लड होता है वो आपका मेन पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके थ्रू आपकी जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो सर्कुलेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी। जैसे कि आपकी बॉडी में जो भी फूड है वो ब्लड में ही पहले आपका अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद वो सर्कुलेट होता है। ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब आपका ब्लड में सबसे पहले अब्जॉर्ब होता है एंड देन सर्कुलेट होता है। एंड वेस्ट वगैरह लाइक यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एब्जॉर्ब होगा एंड देन आपका सर्कुलेट होगा। नाउ ब्लड आपके जो होता है इसके फर्दर दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ प्लाज्मा, ठीक है, एंड नंबर 2 इज़ कॉर्पसेल्स। ये ब्लड के दो कैटेगरी हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसमें आपने पानी डाला एंड देन उसमें आपने पेंट, रेड कलर के पेंट को उसमें डिज़ोल्व किया। तो उस पानी का कलर जैसे ही आप उसमें पेंट डालोगे तो कैसा हो जाएगा, उस पेंट के कलर का। जैसे कि अगर आपने रेड पेंट डाला तो पूरा जो पानी है उसका कलर रेड हो जाएगा ना। तो सेम वे में जो आपका प्लाज्मा होता है ये आपका मेन पार्ट होता है, ठीक है। जो ब्लड को लिक्विड नेचर मिला है, ब्लड आपका कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, तो उसको जो लिक्विड नेचर मिला है वो आपके इस प्लाज्मा की वजह से मिला है, जो कि खुद 90% वाटर से फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था ना कि जो आपकी बॉडी है उसको वाटर बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। तो अब सोचो आपकी बॉडी में जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो प्लाज्मा है वो 90% वाटर का बना है। तो अब बताइए वाटर की इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, है कि नहीं। तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ब्लड जो है वो आपकी उसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो प्लाज्मा है ये आपका 90% वाटर का बना हुआ होता है। इसका जो नेचर है वो लिक्विड है, ठीक है। एंड उसमें कई सारे सॉल्ट एंड CO2, यूरिया, है ना, देन आपका जो भी फूड है जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, एवरीथिंग इज डिजॉल्व इन दिस प्लाज्मा ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर 90% वाटर होता है एंड बाकी जो रेस्ट होता है यही सब चीज़ें होती है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वो तो RBC करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूरिया है, ठीक, हार्मोन्स हैं एंड आपका फूड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एवरीथिंग जो डिलीवर होता है वो प्लाज्मा में ही डिज़ोल्व होकर आपका डिलीवर होता है, ठीक है। अब आ जाओ कॉर्पसेल्स पे। कॉर्पसेल्स आपकी अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1 RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, एंड लास्ट आपका होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो देखो RBC जो होती है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, यही आपका मेन रीज़न है ब्लड के रेड होने में, यानी कि जो ब्लड का रेड कलर है वो आपके RBCs की वजह से होता है। ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपके प्रेजेंट होती हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से पूरे ब्लड का कलर आपका हो जाता है रेड। अदरवाइज प्लाज्मा जो होता है ना उसका कोई कलर नहीं है, वो आपका जैसा पानी का कलर होता है ना वैसा ही होता है, तो उसका कोई कलर नहीं है जब उसमें आपका RBC मिक्स रहती हैं, क्योंकि RBC बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए पूरे ब्लड का कलर भी आपका रेड हो जाता है, ठीक है। देन आपकी आती हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्योंकि वो जो है उनका अमाउंट ज़्यादा नहीं होता, वो 6 से 8 हज़ार तक ही होती हैं, तो उसकी वजह से उसका कोई भी कलर आपका एज सच इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, उसका काम होता है क्लॉटिंग वगैरह में, एंड वो भी आपके RBC के कंपेयर में ज़्यादा नहीं होती है, सबसे ज़्यादा RBCs प्रेजेंट हैं, इसीलिए होल ब्लड लुक्स लाइक रेड, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लड है इसके थ्रू ही आपकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, सर्कुलेट होती हैं। एंड ब्लड में भी बेसिकली कौन सर्कुलेट करता है, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में ही सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं। तो 90% जो प्लाज्मा होता है वो वाटर होता है एंड उसमें ही सारा का सारा जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स, एवरीथिंग उसी में डिज़ोल्व होके सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये काम है प्लाज्मा का। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो आपका प्लाज्मा नहीं करते हैं, वो आपका RBCs करती हैं। आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि वो जो ब्लड होता है उसमें जो RBCs होती हैं वहाँ पर आपका ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से।
तो ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के थ्रू डिलीवर नहीं होता है या कहिए सर्कुलेट नहीं होता है, वो बाय आरबीसीज होता है, ठीक है। तो देखो इट इज़ अ ब्राइट रेड कलर्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपका एक टिश्यू है, ठीक है, ये कैसा है, टिश्यू है एंड लिक्विड नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये 90% वाटर का बना हुआ है, ठीक है, तभी पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपका जितना भी सर्कुलेशन का काम हो रहा है वो उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट या मेन कंटेंट है वो वाटर है, ठीक है। जो आपका ब्लड है वो मेनली पानी का बना हुआ है एंड उसमें चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना। तो सर्कुलेशन का वर्क जो है आपकी पूरी बॉडी में वो वाया ब्लड होता है एंड ब्लड का 90% पार्ट क्या है, वाटर है। तो इसीलिए आपकी बॉडी में अगर वाटर नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो लाइफ प्रोसेस रुक जाएगा, यानी कि आपकी सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यही एक कंक्लूजन निकल के आया। तो देखो दैट सर्कुलेट्स इन द एंटायर बॉडी बाय द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन द हार्ट। मैंने आपको बताया ही था कि ये आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना चाहिए क्योंकि यही सारी चीज़ें को आपका लेकर जाता है, जैसे कि फूड वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह है, तो हर एक सेल्स तक इसको पहुंचाने के लिए जो प्रॉपर नेसेसरी प्रेशर है वो आपका हार्ट देता है, ठीक है। जो हार्ट है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना एंड जब वो पंप करता है तो उससे बहुत प्रेशर से ब्लड आपका बाहर आता है एंड फिर वो प्रेशर जो होता है वो इतना इनफ होता है कि सारी बॉडी के हर एक पार्ट तक वो ब्लड पहुंच जाता है। कभी आप अपने हाथ को इस तरीके से कान के पास लेकर फील करिएगा, आपको वहाँ से कुछ आवाज़ आएगी जैसे कुछ मूव कर रहा है, तो आपकी ब्लड है जो कि फ्लो कर रहा है, ठीक है। 24 आवर्स आपकी बॉडी में ब्लड जो होता है वो फ्लो करता रहता है हर एक पार्ट तक, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज़ अबाउट 6 लीटर्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। हमारे एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड का अमाउंट है वो अराउंड 6 लीटर्स होता है। कितना? 6 लीटर्स, ठीक है। तो अब हम इसके सब पार्ट्स पे बात करेंगे जैसे कि प्लाज्मा एंड कॉर्पसेस। सबसे पहले प्लाज्मा क्या है उसी को थोड़ा और डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखो प्लाज्मा इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स। तो अगर हम ब्लड से सारी ब्लड सेल्स को हटा दें तो जो लिक्विड पार्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये आपका अगर प्लाज्मा है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मा है, ठीक है। एंड जो सेल्स होती हैं वो इतना ही पार्ट ऑक्यूपाई करती हैं, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये ब्लड है तो ब्लड में इतना पोर्शन सेल्स का होता है, ये बाकी पोर्शन जो है आपको देखने को मिल रहा है ये आपका प्लाज्मा का है, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। सारा जितना भी सब्सटेंसेस है जैसे कि आपका ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन, ठीक है, सॉल्ट्स, आयंस, सब इसी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 90% जो प्लाज्मा है वो वाटर का बना होता है, बाकी जो 10% इसमें होता है वो सारी यही सब चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स, देन आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वेस्ट सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह। तो देखो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, ये आपका 90% वाटर का बना होता है एंड इसी की वजह से वो लिक्विड नेचर का है, ठीक है। एंड पूरी ब्लड आपके लिक्विड नेचर की इसी वजह से होती है क्योंकि 90% वाटर की ये होते हैं। तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर इन विच मेनी सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व्ड। तो इसमें कई सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं, देखो दिखाया भी है, जैसे कि प्रोटीन, सॉल्ट्स, फूड सब्सटेंसेस जैसे कि देखो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैट्स, है ना। तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैट वगैरह जो होते हैं वो भी इधर ही प्रेजेंट होते हैं। देन आपका हॉर्मोन्स एंड वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो सब इसी में आपका डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लाज्मा का क्या है, कॉम्पोजिशन है, ठीक। नेक्स्ट देखो इन द प्लाज्मा RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड।
तो इसी प्लाज्मा में आपकी जो आरबीसीज होती हैं, ठीक है, आरबीसीज, देन डब्ल्यूबीसीज, इस तरीके से, एंड देन ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, वो इसी तरह से इसमें क्या होती हैं, आपकी डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है। एंड क्योंकि आरबीसीज का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड आपके मिलियंस में होते हैं, इसीलिए पूरा जो प्लाज्मा का कलर है, या आप कह सकते हैं पूरे ब्लड का कलर जो होता है वो आपका रेड होता है, ठीक है। तो ब्लड को लिक्विड नेचर कौन देता है, प्लाज्मा, एंड ब्लड को रेड कलर कौन देता है, आरबीसीज। एंड आरबीसीज का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो आपका जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो डिज़ोल्विंग पावर होती है वो वाटर में ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि नहीं, तभी तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में हाई होती है, एंड हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में वो आपका कम है। क्यों? क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम होती है वाटर के साथ। इसीलिए हमारी बॉडी में यानी जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है उसमें आपका ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं होता है, वो आपका आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करके क्या करता है, सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडीज़ के सेल में। क्योंकि अगर वो आपका प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगा तो फिर वो ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, और हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए टू मीट द प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड, इसीलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, ना कि प्लाज्मा में। जबकि CO2 जो होता है वो तो तुरंत डिज़ोल्व हो जाता है, वो ईजिली आपका वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसीलिए वो प्लाज्मा से आपका सर्कुलेट होता है। लेकिन आरबीसीज आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका प्लाज्मा से सर्कुलेट नहीं होता है, उसके लिए हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं वो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और आरबीसी, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे ट्विस्ट हो जाता है, वो कभी आपसे आरबीसीज नहीं बोलेंगे, आपसे ये नहीं बोलेंगे आरबीसी का फंक्शन बताइए या फिर आरबीसीज होता क्या है उसको डिस्क्राइब करिए, वो आपसे हमेशा यही बोलेंगे व्हाट इज एरिथ्रोसाइट्स एंड गिव इट्स टू फंक्शन, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में आरबीसी पूछ लेंगे तो ईजी है, एरिथ्रोसाइट्स कितने बच्चों को पता है वो एग्जामिनर चेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि आरबीसी का फंक्शन तो सभी को पता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का, ठीक है, लेकिन किसको एरिथ्रोसाइट्स याद है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप आरबीसी से कम एंड एरिथ्रोसाइट्स से ज़्यादा इसको याद रखिएगा कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। This is very very important. These are minute circular biconcave disc having no nucleus. तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पे बात किया गया है कि ये आपकी सर्कुलर होती हैं, ठीक है। किस तरह की होती है, सर्कुलर होती हैं, एंड ये आपका न्यूक्लियस से डिवॉइड होती हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अच्छा, आरबीसीज क्या है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि एक सेल है और हर एक सेल का न्यूक्लियस होता ही होता है, लेकिन ये ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो जब भी आपसे एरिथ्रोसाइट्स पूछेंगे एंड आप इसके कई सारे फीचर में अगर ये फीचर नहीं लिखे हो तो फिर आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि ये इसका खास बात है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। देन आपका देखिए, दे लुक रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर पिगमेंट। तो अभी तक तो आपने देखा कि जो ब्लड का कलर है वो रेड है क्योंकि आरबीसीज उसमें प्रेजेंट होती हैं, बट आरबीसी को रेड कलर क्यों मिला है, तो उसका आंसर है क्योंकि आरबीसीज के अंदर होती हैं हीमोग्लोबिन। क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन। ना ये जो हीमोग्लोबिन होती हैं ये खुद बनी हुई होती हैं आयरन की, किसकी, आयरन की, एंड इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड है। एंड क्योंकि आरबीसीज हीमोग्लोबिन से बनी है तो हीमोग्लोबिन की वजह से पूरी आरबीसी का भी कलर कैसा है, रेड, ठीक है। तो आपका जो रेड कलर है आरबीसी का, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड जो ऑक्सीजन होता है
लंग्स से आपका ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके फिर सर्कुलेट होता है डिफरेंट सेल्स में, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके आपका फिर दूसरे सेल्स में पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आरबीसी के बारे में है, इनका डेथ यानी कि किस जगह पर जाकर ये आपकी डंप होती हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये सेल जो हैं क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होती हैं तो इसीलिए इनकी फंक्शनिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं हो पाती है। ठीक है, ये कुछ महीने तक ही काम कर पाती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये कैसी सेल हैं, डेड सेल्स हैं, लिविंग सेल है नहीं क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके बॉडी में हर 4 महीने बाद क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो जहाँ पर जाकर ये डंप होती हैं उसको बोलते हैं स्प्लीन ऑफ द लिवर। ठीक है, तो जो आरबीसीज होती हैं, ठीक है, वो आपके लीवर में जाकर, लीवर में भी कहाँ, स्प्लीन, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आपका ये डंप होती हैं। ठीक है, आरबीसी का जो आपका लिविंग पीरियड होता है, ठीक है, वो होता है मात्र 120 डेज, मतलब कि सिर्फ 4 महीने ही ये सरवाइव कर पाती हैं, उसके बाद ये डंप हो जाती हैं स्प्लीन ऑफ द लिवर में। ठीक है, एंड इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये तो हमने पढ़ा कि ये कहाँ जाकर ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ये फॉर्म कहाँ होती है, उसका आंसर है बोन मैरो। इनफैक्ट जो भी ब्लड में सेल्स प्रेजेंट है, चाहे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स, सब आपकी बोन मैरो में ही फॉर्म होती हैं। दूसरी खास बात ये है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। तो आप सोचिए ये जो आरबीसी हैं हर 4 महीने पे अराउंड 4 मिलियन आरबीसीज डंप होती हैं स्प्लीन में, 4 मिलियन डंप होती हैं, लेकिन आपका इसका 4 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 12 मिलियन आरबीसीज फॉर्म भी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लॉस है वो आपका बैलेंस हो जाता है। तभी जब आप ब्लड डोनेट करते हो ना तो उसके बाद खुद ही से बॉडी 2-3 दिन में अपना ब्लड को रिकवर कर लेती है, क्योंकि जो बोन मैरो में आरबीसीज का फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होता है। 12 मिलियन आरबीसीज बनती हैं, सोचिए, तभी तो पूरे ब्लड का कलर जो है वो रेड है। 12 मिलियंस आरबीसी एंड जो डंप हो रही है वो 4 मिलियन है। तो एवरी डे आपकी बॉडी में 12 मिलियन आरबीसीज फॉर्म हो रही हैं एंड 4 मिलियन आरबीसीज डंप हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ खास बातें हैं आरबीसीज की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसीज। अब इसका भी एक और नाम दे दिया गया है, ल्यूकोसाइट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। आप भले ही डब्ल्यूबीसी को याद ना रखें पर ल्यूकोसाइट ज़रूर याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। नाउ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती हैं वो आपकी लिविंग सेल्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं था। सिमिलरली जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, अमोबॉइड स्ट्रक्चर होता है। अमोबॉइड मतलब अमीबा जैसे अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वैसे ही आपका डब्ल्यूबीसी का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। देन इनका अमाउंट, ये आरबीसी की तरह मिलियंस में नहीं प्रेजेंट होती। इनका जो अमाउंट है हमारी बॉडी में या एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 6000 से 8000 तक के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपके आरबीसी के मुकाबले बहुत कम प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी में हम रोज़ डेली बेसिस पे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहेल कर रहे हैं या फूड के थ्रू अपनी बॉडी में अंदर ले रहे हैं। इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजन से कौन फाइट कर रहा है, इसके लिए हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी सेल्फ इम्यून है। ठीक है, हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस डिजीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो कि अब आपकी वाइट ब्लड सेल्स भी केपेबल नहीं उससे फाइट करने के लिए। अदरवाइज़ आपके जितने भी वायरस वगैरह होते हैं उसके लिए कोई भी दवाइयाँ नहीं हैं, उसके लिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही मेन वर्क करती है। जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस का देख ही रहे होंगे तो उसके लिए कोई दवाई नहीं आई है,
उसमें जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वही मेन रोल प्ले कर रही है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तब तो आप उस वायरस से जीत जाओगे, है ना। एंड अगर वीक इम्यूनिटी है तो ऑब्वियस ही बात है कि डेथ हो जा रही है, तो वो बहुत ट्रैजिक है। बट मेन जो आपका इम्यूनिटी देने का वर्क होता है, आपकी बॉडी की जो फाइटिंग सेल्स हैं, जो कि जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई हैं, ठीक है, पैथोजेंस हैं, उनसे जो फाइट कर रही है वो आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं। दे आर लाइक द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि आपके जो कंट्री है, ठीक है, उसको बॉर्डर्स पे सोल्जर्स लगे हुए हैं ना, ताकि कोई भी फॉरेनर हमारे एरिया को इन्वेड नहीं कर सके। सिमिलरली हमारे जो बॉडी के अंदर जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे सोल्जर्स हैं, जो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती हैं एंड उसको किल कर देती है, ताकि वो हमें किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली जितनी भी वायरल डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि कोल्ड है, ठीक है, देन आपका वायरल फीवर होता है, ठीक है, एंड देन अभी आपका जो कोरोना वायरस के चलते जो भी बीमारी हो रही है उसका, तो जितनी भी आपकी वायरल चीज़ें होती हैं उसका मेन जो टारगेट है वो आपका बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी को हार्म करना रहता है, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो फाइट बैक कर लेगी, एंड इम्यूनिटी अगर वीक है तो ऑब्वियस सी बात है फिर अगेन वो वायरस आप पर हावी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, अच्छे न्यूट्रिएंट वाले फूड लेने चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। तभी आप जो हैं वो बच पाओगे डिजीज़ से, अदरवाइज़ नहीं बच पाओगे। आपने देखा होगा जो बच्चे ज़्यादा मैगी, मैकरोनी और ये सब फालतू की चीज़ें खाते हैं तो उनको जो बीमारी लगती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, काफ़ी चीज़ों से एलर्जीज़ होती हैं उनको, है ना। जबकि उसके बदले में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा पल्सेस खा रहा है, अच्छी चीज़ें खा रहा है, तो उसमें बीमारी एंड डिजीज़ेस कम होती हैं, क्योंकि अच्छा खाने से, अच्छे लाइफस्टाइल से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से डिजीज़ से फाइट कर लोगे बिना कोई मेडिसिन लिए। लेकिन अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो अगेन आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यानी कि मेडिसिन लेनी पड़ेंगे, तब जाके आपकी बॉडी फाइट करेगी, वरना तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो देखिए दीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड, देखो नाम आ गया ना, न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो आपकी WBCs होती हैं दे आर लिविंग सेल्स, ठीक है, ये डेड नहीं होती हैं। RBCs आपकी लिविंग सेल नहीं होती क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तभी वो 4 महीने बाद ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। उनका एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो आपका सिर्फ 4 मंथ्स होता है, यानी कि 120 डेज। जबकि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे आर न्यूक्लिएटेड। एंड कलर की बात करें तो कलरलेस होता है, तभी तो सारा का सारा जो आपका ब्लड है वो आपका कैसा है, रेड है, क्योंकि WBC का खुद का कोई कलर नहीं है, ठीक है, वो कलरलेस होता है। एंड जो कलर आ रहा है वो RBC से आ रहा है, ठीक है। एंड आर लेस देन इरिथ्रोसाइट्स, तो इरिथ्रोसाइट्स से कम होते हैं। मैंने आपको अमाउंट भी बता दिया, अराउंड 6000 to 8000 इनका अमाउंट होता है। WBC आर लार्जर देन RBC, साइज़ में बात हो रही है, ना कि अमाउंट में। अमाउंट में तो ये कम ही होते हैं, साइज़ में बात हो रही है कि ये जो इनका साइज़ होता है ये RBC के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। जस्ट लाइक RBC इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। सिमिलरली जो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। नाउ अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे बात करें, दे आर ऑल्सो समवॉट बाइकॉन्वेक्स, राउंड स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स एंड राउंड स्ट्रक्चर होता है एंड डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका कुछ सिमिलैरिटी होता है आपका RBCs जैसा, जिस तरीके से RBCs में न्यूक्लियस नहीं, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बट फंक्शन इसका डिफरेंट है, इसका फंक्शन है क्लॉट कराना ब्लड को, ठीक है। अगर आपके बॉडी में गलती से कोई कट लग जाता है या किसी तरह की चोट या एक्सीडेंट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, तो आपने देखा होगा वो जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स आपका 2 या 3 मिनट तक ही निकलता है, उसके बाद वो खुद से ही ब्लड रुक जाता है ना। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ब्राउन कलर का स्मॉल सा मास क्रिएट होता है, ठीक है, क्लॉट जम जाता है कि नहीं। तो
तो वो जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की वो आपकी वाया ब्लड प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड का लॉस हो रहा है वो रुक जाता है। 1-2 मिनट से ज़्यादा ब्लड आपका नहीं बाहर निकलता है, ऑटोमेटिकली वो ब्लड आपका रुक जाता है, क्लॉट कर जाता है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लॉटिंग है उसमें जो मेन फंक्शन है वो आपका ब्लड प्लेटलेट्स करती हैं। अच्छा, इसका जो आपकी बॉडी में काउंट होता है, ब्लड काउंट, ठीक है, ये आपका अराउंड 1 लाख से लेकर 4 लाख तक हो सकता है एक हेल्दी एडल्ट में, ठीक है। तो ये आपके 1 लाख टू 4 लाख के रेंज में आता है, जबकि RBCs आपकी जो होती है वो मिलियंस में प्रेजेंट होती हैं, अराउंड 12 मिलियंस, है ना। एंड आपके जो WBC हैं वो तो 1000 में होती है, 6 से 8000। एंड जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये आपका 1 से लेकर 4 के, यानी कि 1 से लेकर 4 लाख तक हो सकती हैं, ठीक है, लाख। तो देखो ब्लड प्लेटलेट्स आर राउंडेड कलरलेस। नाउ देखो ब्लड प्लेटलेट्स का भी कोई कलर नहीं है अपना, जस्ट लाइक द WBCs, उनका भी कोई कलर नहीं था, इसका भी कोई कलर नहीं है, तभी आपका ब्लड का कलर पूरा का पूरा रेड है, क्योंकि बाकी जो सेल्स हैं उसका कोई कलर है नहीं। तो जो कलर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, RBC से आ रहा है, जो कि कैसी है आपकी रेड कलर की, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आर राउंडेड कलरलेस एंड बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बाइकॉन्वेक्स हैं एंड कैसी हैं आपकी नॉन न्यूक्लिएटेड, विच हेल्प इन द कोआगुलेशन या क्लॉटिंग। ब्लड का थक्का जो बनता है ना उसमें हेल्प कराता है, ठीक है, कोआगुलेशन या क्लॉटिंग में आपका हेल्प कराता है। दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखो लिखा भी है ऊपर मैंने, थ्रोम्बोसाइट्स इनका दूसरा नाम है, इस नाम से ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी अभी तक जितने भी सेल्स पढ़े उसका जो दूसरा नाम है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी RBC में भी बोली थी, एंड ये चीज़ आपके हर एक सेल्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, कि जितने भी सेल्स है, चाहे RBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स है, दैट इज WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स, एवरीथिंग आपका बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो ये इनका फॉर्मेशन का साइट है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हमारा हेडिंग है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो अब हमारी बॉडी में ये जो ब्लड है वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली अगर हम इस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले तो इसका फंक्शन है सर्कुलेशन ऑफ फूड, वाटर एंड एयर। बस अगर एक लाइन में हमको ब्लड का फंक्शन बताना है तो हम ये बोलेंगे, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वेस्ट। सॉरी, नॉट ओनली 3 थिंग्स, 4 थिंग्स, फूड, वाटर, एयर एंड वेस्ट, ठीक है, एक लाइन में। लेकिन ऑब्वियस ही बात है आप इसको एक लाइन में नहीं लिखोगे, आपको थोड़ा इसे इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखो, ब्लड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है कि ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन को हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। अच्छा, ऑक्सीजन पहले आता कहाँ से ये बताइए। तो हमने रेस्पिरेशन में स्टडी कर लिया है कि जो हमारी नोज़ होती है उससे हम इनहेल करते हैं एंड सारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुँचती है, लंग्स के एल्वियोलाई में। नाउ एल्वियोलाई में आपने देखा ही था कि किस तरीके से एल्वियोलाई की वॉल में आपकी प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज, एंड इन कैपिलरीज में होता है ब्लड, एंड ब्लड में भी आपका प्रेजेंट होती है RBC, एंड उसमें प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके आपका फिर सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन। देखो बताया ही है, ब्लड में RBC में हीमोग्लोबिन, वो बाइंड करता है इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन से, एंड देन फिर ये RBC आपके ब्लड से सेल्स तक जाती हैं, एंड जब सेल्स में पहुंच जाएंगी, ये सेल है, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है एंड ऑक्सीजन होगा वो ब्रेक हो जाएगा एंड सिर्फ ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, ठीक है। तो RBCs यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स कंटेन्स हीमोग्लोबिन दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हर एक टिश्यूज, हर एक सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है रेस्पिरेशन कराने के लिए, ठीक है। अच्छा,
क्यों प्लाज्मा में नहीं डिसॉल्व होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो वाटर के साथ ज़्यादा नहीं होती है, एंड प्लाज्मा में आपका वाटर ही तो प्रेजेंट है ना, तो अगर उसमें ऑक्सीजन आपका मिक्स्ड होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तभी जितना भी ऑक्सीजन होता है वो सारा का सारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करके पहुँचाया जाता है। अगर वो ब्लड में प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा तो वो जैसे 100% आपका ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो प्लाज्मा में मात्र 50 या 60% ही डिसॉल्व हो पाएगा। तो इस तरीके से बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा अगर प्लाज्मा से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, इसीलिए वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ताकि 100 का 100% ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी तक पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ब्लड आपका, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है, ये आपके टिश्यूज़ हैं जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए रहता है, एंड ये आपका लंग्स है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं एंड देन टिश्यू में डंप कर जाती हैं। ठीक है, सिमिलरली टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अगेन ब्लड लेकर जाती हैं, ठीक है, एंड देन उसको लंग्स में डंप कर जाती हैं। ठीक, तो अब ये जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो भी आपका कौन कर रहा है, ब्लड का ही फंक्शन है, बट ब्लड में कौन सा पार्ट करता है, प्लाज्मा करता है, क्योंकि CO2 हैज़ अ वेरी गुड बाइंडिंग कैपेसिटी विद द वाटर, तो वो वाटर में बहुत ही ईजिली डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रैवल करता है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें ये CO2 जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो CO2 ब्लड में आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होके फिर फ्लो करके कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो ऑक्सीजन गया, रेस्पिरेशन होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, अब CO2 फिर वापस से ब्लड उसको लेकर जाती हैं अपने प्लाज्मा में डिसॉल्व करके, कहाँ पर, लंग्स में, एंड लंग्स से तो फिर फाइनली हमारी बॉडी से वो निकल ही जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा। देखो बताया ही था कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो डिसॉल्विंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है वाटर के साथ, तो वो आसानी से डिसॉल्व होकर प्लाज्मा में ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, एंड ऑल्सो बाय द हीमोग्लोबिन टू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड। तो देखो यहाँ पर कुछ नया चीज़ लेके आ गए हैं कि हीमोग्लोबिन भी करता है, तो देखो इसका घबराने वाला कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके टिश्यू में 70 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 70, तो उसमें से आपके 60 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 60 कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड प्लाज्मा से ट्रैवल करेंगे, एंड जो रिमेनिंग 10 होंगे वो आपके हीमोग्लोबिन से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस होता है ना, तो सारा का सारा प्लाज्मा से ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ अमाउंट में वो हीमोग्लोबिन से भी ट्रैवल हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हीमोग्लोबिन जो होता है वो CO2 को लेकर जाता है, ज़्यादा नहीं लेके जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो CO2 है वो आपका प्लाज्मा से ही आपका ट्रैवल करता है, या कहिए सर्कुलेट होता है लंग्स में। ठीक है, ज़्यादातर हीमोग्लोबिन जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहता है, लेकिन जब CO2 को क्या कहते हैं ट्रैवल कराना होता है या सर्कुलेट कराना है, तो उस केस में अगर 2-3 हीमोग्लोबिन खाली रहते हैं तो वो कहते हैं चलो मैं भी तुमको अपने साथ लेकर चल देता हूँ, वैसे भी मैं खाली ही हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं है, यानी कि कोई ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, तो चलो मैं तुम्हें ही ट्रैवल करा देता हूँ। तो इसीलिए है। ठीक है, वरना मैक्सिमम जो आपकी हीमोग्लोबिन की प्रायोरिटी होती है वो होती है ऑक्सीजन। वो चाहता हमेशा यही है कि उसको ऑक्सीजन मिले, लेकिन अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो इन केस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करके पहुंचा देता है लंग्स में। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक और ख़ास बात जो है वो आपको मैंने शायद रेस्पिरेशन में नहीं बताया था, यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये आपकी एक बहुत ही टॉक्सिक एंड हार्मफुल गैस होती है जो कि रिलीज होती है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। आपके जो पेट्रोल्स होते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है, अगर उसको सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगा, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ होकर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है। एंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है।
क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका ऑक्सीजन से भी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर एक जगह पर ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन को चूज करना है कि ऑक्सीजन को बाइंड करे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो इट विल ऑलवेज चूज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। तो अब आप सोचिए, हमारे जो लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाएगा तो सारा हीमोग्लोबिन क्या होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगा एंड ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। एंड ऑक्सीजन को ही हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ना। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन डिप्रोवाइव हो जाएगी। अगर आप काफ़ी देर तक इनहेल करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आपकी बॉडी लो हो जाएगी ऑक्सीजन में। ठीक है, एंड इसकी वजह से आपको चक्कर आएंगे, देन आप फेंट हो सकते हो, ब्लैकआउट हो जाओगे, है ना। तो कई सारी चीज़ें हो सकती है एंड इन एक्सट्रीम केसेस डेथ तक हो सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर ली, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया है, ठीक है, तो डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल था जो कि रेस्पिरेशन में ही मुझे पढ़ाना था, मैं भूल गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लंग्स में जा रहा है तो हीमोग्लोबिन हमेशा उससे ही बाइंड करेगा एंड ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, एंड उसकी वजह से आपकी बॉडी जो होगी वो लो हो जाएगी ऑक्सीजन में एंड उसकी वजह से फेंट हो सकते हो, अनकॉन्शियस हो जाओगे एंड अगर ज़्यादा इनहेल हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड लंबे टाइम के लिए तो डेथ तक हो सकती है। ठीक है, सो ये आपका एक ओवरऑल था ट्रांसपोर्ट का O2 एंड CO2। अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं ब्लड का। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। तो डिजीज से प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे ब्लड में WBCs प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, या उन्हीं को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आवर बॉडी एंड उस इम्यूनिटी की वजह से ही हम जितने भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे फाइट बैक कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेंगी वो उतना ही डिजीज़ रेजिस्टेंट होगा, यानी कि उसको कम डिजीजेस होंगी। ठीक है, जैसे कि देखिए द WBC इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड अदर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनके दो तरीके होते हैं, या तो ये सीधा डायरेक्टली जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है उसको ईट कर लेती हैं, यानी कि खा जाती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कई सारे एंटीबॉडीज़ बनाना। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या है, जिस तरीके से आपके कंट्री के अराउंड में सोल्जर्स लगे हुए हैं ना, वैसे ही हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कई सारे सोल्जर्स बनाती हैं, सोल्जर्स यानी कि एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंड वो फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं एंड अगर वो जीतेंगे तब तो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी एंड अगर एंटीबॉडीज़ हार जाते हैं इस लड़ाई में तो फिर आपको उस डिजीज़ की वजह से सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे कि बुखार आएगा, खांसी आएगी, जुकाम आएगा, है ना, अगर आप उस लड़ाई में हार जाते हैं। आप नहीं, बेसिकली आपकी बॉडीज़ की वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि दो तरीके, या तो सीधा उसको इनगल्फ कर ले या दूसरा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे जो कि उनसे लड़ाई करे। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया या कोई भी वायरस अगर नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको सीधा वो इनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो उसको सीधा इनगल्फ कर लेती हैं। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अब जो होता है वाइट ब्लड सेल्स अपनी आर्मी को बिल्डअप करती हैं। ठीक है, एंड उस आर्मी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़ एंड ये एंटीबॉडीज़ फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करती हैं। ठीक है, एंड उसमें अगर ये जीतेंगी तब तो फिर आप प्रोटेक्ट रहोगे डिजीजेस से एंड अगर हार जाएंगे तो फिर अगेन आपको डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, एंड फिर उसके लिए आपको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेंगी, यानी कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो जिस तरीके से किसी भी कंट्री के बॉर्डर्स में जो सोल्जर्स हैं वो कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो सोल्जर्स हैं
उसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। सो दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टिकल और डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने आपको बताया ही था जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होते हैं, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड। लेकिन इस फूड को बेसिकली रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेल्स में होती है। सेल्स में यहाँ उस फूड का क्या होता है, बर्निंग होती है ऑक्सीजन को यूज़ करके, एंड देन एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको सेल यूज़ करती है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो सेल को ये फूड पहुँचाने का काम जो है वो अगेन ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व हो जाते हैं एंड उसके बाद फिर वो सर्कुलेट हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के। ठीक है, सो द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, उसके साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो भी होते हैं। तो इन सबको सर्कुलेट कराने का काम जो होता है वो भी कौन करती हैं, आपके ब्लड करती हैं। ब्लड में बेसिकली जो प्लाज्मा होता है ना, उसी में ये सारे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके फ्लो करके सर्कुलेट हो जाते हैं ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया, इसको इसकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचाना जहां से ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट होए, ठीक है, उसका भी काम जो है ब्लड करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना एंड यूरिया को किडनी में पहुंचाना, ये काम किसका है, आपका ब्लड का है। तो देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड ऑफ बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज बाय द ब्लड फ्रॉम वेयर दे आर एलिमिनेटेड। तो किडनी एंड लंग्स में पहुंचेगा तो वहाँ से तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने वाला भी कोई चाहिए ना, तो उसके लिए कौन है, ब्लड है। नेक्स्ट देखो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड फ्लोज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो इट इक्वलाइजेज द बॉडी टेम्परेचर, इट कैरीज हीट प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी। तो इसका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कराने में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जो हीट होती है, ठीक है, वो आपकी इक्वली जो होती है वो स्टेबलाइज रहती है, क्योंकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो हीट भी आपकी पूरी बॉडी में इक्वली मेंटेन रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता आपके हाथ ज़्यादा गर्म रहेंगे एंड पैर ज़्यादा ठंडे रहेंगे। हर जगह जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो आपके बॉडी की हीट को हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, उसकी वजह से हर जगह का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक, चाहे पाम हो, चाहे आपकी स्किन हो, ठीक है, चाहे बॉडी के अंदर विद इन, हर जगह का टेम्परेचर एक कांस्टेंट ही रहता है, दैट इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट।